हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसका जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों, ईंटों या खंडरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक उन्नत सोच, बेहतरीन नगर व्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, कला और जीवन शैली की, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया। बस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पार्ट 2 के अंदर हमें इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। पार्ट 1 वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को वॉच कीजिएगा, देन आप इस वाली वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस नगर था मोहनजोदड़ो। तो उस मोहनजोदड़ो को किस तरह से बसाया गया था, कैसे घर बने थे, किस तरह की ईंटों से घर को बनाया गया था, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो था, क्योंकि ये एक सुनियोजित शहर था। तो चलिए एक एक करके मोहनजोदड़ो की नगर योजना को बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी पहली विशेषता है बस्तियों का विभाजन। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्ग पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचा लेकिन कम एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर लगता है कि शायद यहाँ शासक वर्ग रहा करते होंगे। वहीं दूसरी ओर निचला शहर पूर्व दिशा में कम ऊंचा लेकिन बड़े एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद यहाँ पर आम जनता या आम लोग रहते होंगे। इसकी दूसरी विशेषता है चबूतरों का निर्माण। यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों को एक चबूतरे पर बनाया गया था। यानी पहले एक नींव यानी बेस बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर घर बनते थे। तो इसकी तीसरी विशेषता है एक समान अनुपात के ईंटों का प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों के निर्माण में एक समान अनुपात के ईंटों का यूज़ किया जाता था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था, जो कि हड़प्पाई वासियों की इंजीनियरिंग की समझ को दिखाता है। इसकी अगली विशेषता है गिड़पत्ती में गलियों और सड़कों का निर्माण। नालियों और सड़कों को गिड़पत्ती में बनाया गया था। इस पद्धति में सबसे पहले नालियों को बनाया जाता था, फिर गलियों को, और फिर उसके साथ साथ घरों को बनाया जाता था। इस पद्धति में नालियां एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ये दिखाता है कि प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी। तो इसकी अगली विशेषता है गृह स्थापत्य, मतलब घरों को किस तरीके से बनाया गया था। हर आवास में एक स्नानगृह और आवास के केंद्र में एक आंगन बना होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आप इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके गाँव में घर होते होंगे, बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियां होती थी, जो कि रसोई घरों और स्नानगृह से जुड़ी होती थी, और ये नालियां घरों के बाहर बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे घर का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, जो कि ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घर बहुमंजिला भी होते थे। तो इसकी अगली विशेषता है एकांतता का महत्व। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राइवेसी को इम्पोर्टेंट देते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा मेन गेट से आंगन या आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोग एकांतता यानी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसकी सातवीं विशेषता है कुओं का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, जो कि ऐसे कमरे में बने होते थे जिससे बाहर के आने वाले लोग भी पानी पी सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। तो इसकी 8वीं विशेषता है विशाल स्नानागार।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया एक विशाल आयताकार जलाशय था, यानी तालाब की तरह था, जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। और इस विशाल स्नानागार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस विशाल स्नानागार का यूज शायद अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, यानी पूजा पाठ के कामों में इसका यूज किया जाता होगा। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विशेषताओं के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषताओं के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसकी पहली विशेषता है विशाल स्नानागार की अवस्थिति, यानी ये कहाँ पर लोकेटेड था। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया था। एक विशाल आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। तो इसकी दूसरी विशेषता है विशाल स्नानागार का उपयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कोई पवित्र स्नान या त्योहार। तो इसकी अगली विशेषता है जलाशय में जल का स्रोत, यानी इसमें पानी आखिर कहाँ से आता था। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय में पानी कुओं से आता था, यानी लोगों ने पानी भरने का इंतजाम भी सोच समझकर किया था। तो इसकी अगली विशेषता है गंदे जल का निकास, यानी कि हड़प्पा वासी गंदे पानी को जलाशय से बाहर कैसे निकालते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय का गंदा पानी बाहर एक बड़े नाले में बह जाता था, जिससे स्नानागार साफ और स्वच्छ बना रहता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार की संरचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलाशय के बॉटम तक जाने के लिए जलाशय के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं मिला। इसके अलावा जलाशय के उत्तर में एक छोटी सी संरचना बनी हुई थी, जिसमें 8 स्नानघर बने थे। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बेहतरीन तरीके से इस सभ्यता को बसाया गया था, तो जरूर यहाँ कोई ना कोई राजा तो जरूर रहा होगा जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा राजा था जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो यकीन मानिए आप भी एक इतिहासकार और पुरातात्वी वाले सोच रखते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया सवाल तो सिर्फ एक इतिहासकार और पुरातात्वी के मन में ही आ सकता है। तो आप अपने आप को एक बेहतरीन इतिहासकार और पुरातात्विक मान सकते हैं, और इसके लिए आप अपने आप को एक बार शाबाशी जरूर देना, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ वही लोग पूछ सकते हैं जो कि इतिहास को सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ते हैं। और आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इतिहास पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आप इतिहास को पढ़ते हुए खुद से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, और तभी आप एक इतिहासकार और पुरातात्वी बन सकते हैं। क्या आपको पता है इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके सोचने, समझने और सवाल उठाने की समझ आती है। जिस तरह साइंस में हम हर एक घटना के पीछे रीजन ढूंढते हैं, उसी तरह इतिहास भी हमें अतीत की घटनाओं के पीछे के रहस्य समझने का मौका देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि साइंस ही सिर्फ अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इससे पढ़ने से हमारे सोचने की क्रिएटिविटी बढ़ती है। साइंस में हमें जानने को मिलता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इतिहास भी है। इतिहास भी हमें बताता है कि आखिर पास्ट में क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे। और आप जो अभी साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये तो कई सालों पहले भी हो गए थे। हमारे देश का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा विकसित रहा है, बस हम अपने इतिहास को जानना और समझना नहीं चाहते। तो जैसा आप साइंस को पढ़ते हो कि कुछ नया जानने को मिलेगा, अगर आप इतिहास को भी ऐसे पढ़ें कि कुछ नया जानने को मिलेगा, तो मेरी गारंटी है कि इतिहास से आपको प्यार हो जाएगा
और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास लगने लग जाएगा। तो आप अभी से ये वादा कीजिए कि जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो आप इसे ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे कि जैसे आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके इतिहास पर सवाल बनाएं और उसके जवाब खोजें। आप हमारी मदद ले सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप किताबों की मदद ले सकते हैं और आप अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं। तो आप इतिहास को अच्छे से पढ़ें और सवाल पूछें और जवाब ढूंढें। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास कितना ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग रहा होगा या नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतिहासकारों और पुरातात्विकों के बीच उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग थॉट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो भी हमें चीज़ें और जानकारी मिली है उसमें से कई ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये क्लियर करते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता में भी कोई राजा रहा होगा। जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति। हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कुछ इतिहासकार पुरोहित राजा मानते हैं और कुछ पुरातात्विकों का मानना है कि मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा रहा होगा जो महलों में रहता था। एक समान मुद्रा का प्रचलन, बस्तियों की स्थापना, सामाजिक भवनों का निर्माण, बड़ी संख्या में ईंटों का निर्माण, ये सब बिना किसी शासक के संभव नहीं लगता। यानी कोई तो रहा होगा जो कि सबको डायरेक्शन देता था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शासक के होने या ना होने के बारे में। जो जितने भी जो पुरातात्विक हैं उनके अपने अपने थॉट्स हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई शासक नहीं था। कई सारे पुरातात्विकों का मानना है कि यहाँ कोई शासक नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। तो नेक्स्ट, कुछ पुरातात्विकों का मानना था कि यहाँ पर कई सारे शासक थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई पुरातात्विकों का मानना है कि अलग अलग हड़प्पाई स्थलों पर अलग अलग शासक शासन करता होगा। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग शासक रहा होगा। इसके अलावा कुछ पुरातात्विकों का मानना है कि सिर्फ एक ही शासक रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही शासक रहा होगा। जैसे बस्तियों की स्थापना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन, समान नापतोल की प्रणाली, एक समान अनुपात के ईंटों का यूज, नियोजित जल निकास प्रणाली, इन सभी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। तो हम ये पक्की तौर पर नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में शासक था या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अभी भी एक रहस्य है और इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक व्यापार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन यानी बर्तन, औजार, गहने और मूर्तियों के लिए कौन से आवश्यक कच्चे माल का इस्तेमाल करते थे और वो इन कच्चे माल को कहाँ से मंगवाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल में ये सब चीज़ें शामिल थी। पत्थर जैसे सेलखड़ी, क्वार्टज, कार्लिनियन और जेस्पर। ये पत्थर आभूषण और मूर्तियां बनाने में काम आते थे। और नेक्स्ट है धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा। ये सभी बर्तन, औजार और गहने बनाने में काम आते थे। और ये अन्य वस्तुएं जैसे क्यांस, शंख और पक्की मिट्टी शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इन कच्चे माल को कहाँ से मंगवाते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के दो तरीके थे। पहला था अभियान भेजना और दूसरा था बस्तियाँ स्थापित करना। तो इसमें अभियान भेजना जैसे दक्षिण भारत से सोना और खेतड़ी यानी राजस्थान से तांबा मंगाते थे, जिससे स्थानीय लोगों के बीच संबंध स्थापित होता था। इसका दूसरा तरीका था बस्तियाँ स्थापित करना, जैसे अफगानिस्तान से नीले रंग के लाजवर्द मणियाँ, बालाकोर और नागेश्वर से शंख, गुजरात से कार्निलियन, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से शेलखड़ी इत्यादि व्यापार के लिए बस्तियाँ स्थापित की गई। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हड़प्पावासी सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही व्यापार करते थे या फिर वो आज की तरह ही दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। तो इसका जवाब है जी हाँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र में व्यापार करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे,
जिससे हड़प्पा वासियों के दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बन गए थे। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, हमारे पास इसके एविडेंस हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा वासी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे आज हम चीन से मोबाइल मंगाते हैं और भारत में बनाकर उसे दूसरे देशों में बेचते हैं, ठीक वैसे ही हड़प्पा वासी कच्चा माल बाहर से मंगाते थे और बना माल बाहर बेचते थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता का पहला व्यापारिक देश था ओमान। तो जब पुरातात्विदों ने हड़प्पा के स्थलों की खुदाई की तो वहाँ से उन्हें ओमान का तांबा मिला, जो साफ बताता है कि हड़प्पा के लोग तांबा ओमान से मंगाते थे। इसके अलावा एक हड़प्पाई मर्तबान यानी बर्तन भी ओमान से मिला है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार था। तो दूसरा व्यापारिक देश था दिलमुन या बहरीन। तो मैं आपको बता दूं कि दिलमुन और हड़प्पाई लोगों के बीच सोना, चांदी, आभूषण, इमारती लकड़ियों का व्यापार होता था। और तीसरा व्यापारिक देश था मेसोपोटामिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान हड़प्पाई मर्तबान, मोर की आकृति, तांबा, शंख और हाथी के दांत तक मिले हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामियाई लेखों में हड़प्पा का जिक्र मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पाई लेखों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के साथ समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की पुरानी लिखावटों यानी लेखों में हड़प्पा को महलुहा कहा गया, यानी नाविकों का देश। ये बताता है कि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामियाई लेखों और मुहरों में नाव के चित्र मिले हैं, जो बताते हैं कि हड़प्पा वाले समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। तो इन सभी बातों से ये सब बिल्कुल साफ है कि हड़प्पा का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध और व्यापार था। तो इतना सब पढ़ने के बाद अब ये भी सवाल आता है कि आखिर ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी, कई देशों के साथ व्यापार करती थी, और आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। मज़े की बात यह है कि आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। आज भी पुरातात्विद सही अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी अंत कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लेकर विद्वानों के बीच तरह तरह के मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग रीजंस देते हैं। कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ की वजह से हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए थे। इसीलिए कई विद्वानों का मानना है कि इन नदियों में बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसके अलावा कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा का पैटर्न बदल गया, जिससे सूखे और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, और जिसकी वजह से अनाज का उत्पादन घट गया होगा और हड़प्पा सभ्यता में भुखमरी फैल गई होगी। इसके अलावा कई पुरातात्विद का ये भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ होगा। कई पुरातात्विदों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, क्योंकि आर्यों का एक आक्रामक जनजाति मानी जाती है जिन्होंने कई सभ्यताओं का विनाश किया था। इसके अलावा कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत महामारी की वजह से हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अपनी सभ्यता को छोड़कर गंगा घाटी के क्षेत्र में नई सभ्यता की शुरुआत करने की वजह से हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना क्षेत्र छोड़कर गंगा घाटी की ओर चले गए, जहां उन्होंने नई सभ्यता की शुरुआत की, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पुरातात्विद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वो कौन कौन सी विभिन्नताएं पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। अब हम ये समझेंगे कि पुरातात्विद हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं, क्योंकि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला। इसीलिए पुरातात्विद को मिट्टी में दबे हुए सबूतों से ही पता लगाना पड़ता है कि समाज में कौन अमीर था, कौन गरीब था और सामाजिक जीवन कैसा था। पुरातात्विक किसी भी संस्कृति में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली विधि है शवाधानों यानी कब्रों की बनावट से। शवाधानों की बनावट से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है।
हड़प्पाई शवाधानों से पता चलता है कि हड़प्पाई लोग मृतकों को गर्तों यानी गड्ढों में दफनाते थे, लेकिन सभी गड्ढे एक जैसे नहीं थे। ज़्यादातर गर्तों यानी गड्ढों की बनावट तो सामान्य थी, नॉर्मल मिट्टी के गड्ढे थे, लेकिन कुछ गड्ढों में ईंटें लगाए हुए थे और महंगे सामान जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण भी रखे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाई लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं मरने वाले व्यक्ति के अगले जन्म में काम आएंगी। तो इसका दूसरा मेथड है वस्तुओं की बनावट। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में दो तरह की चीज़ें मिली हैं। साधारण उपयोग की चीज़ें जैसे चक्की, सुई, मिट्टी के बर्तन, ये सभी मटेरियल लगभग सभी घरों में मिले हैं। और दूसरी है विलासिता की चीज़ें जैसे कीमती पत्थर, गहने, सुंदर मूर्तियाँ, ये सिर्फ कुछ ही घरों में मिली हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हर कोई एक जैसा जीवन नहीं जीता था, कोई गरीब था तो कोई अमीर था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातात्विद कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला है लोग उच्च वर्ग से थे या निम्न वर्ग से थे। दूसरा है लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तीसरा है रहन सहन, खान पान कैसा था। चौथा है बड़े नगरों में रहते थे या छोटे नगरों में। और लास्ट पाँचवा है धार्मिक थे या नास्तिक। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के निर्माण में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के योगदान के बारे में, जिनकी वजह से आज हम दुनिया की इस प्राचीन और विकसित सभ्यता के बारे में जान पाए हैं और दुनिया को ये बता पाए जो देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, आखिर उस देश का भी इतिहास काफ़ी समृद्ध और विकसित रहा है। तो यहाँ पर हम 4 प्रमुख डायरेक्टर जनरल की बातें करेंगे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के पहले डायरेक्टर जनरल बने। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी माना जाता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई मोहरों पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने हड़प्पाई ईंटों के वर्षों का गलत अनुमान लगाया। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पाई मोहरों के काल को पता लगाने में असफल रहे, क्योंकि उन्हें भी बाकी सभी की तरह ऐसा लगा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास गंगा घाटी के आसपास हुआ था और यही अलेक्जेंडर कनिंघम का एक भ्रम था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या भ्रम था, तो उसके अंदर आपको यही सभी बातें लिखनी है जो हमने आपको बताई। तो अगले डायरेक्टर जनरल है जॉन मार्शल। इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जॉन मार्शल पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके अलावा 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और इसे विश्व के सामने रखा और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जॉन मार्शल ने टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर किया। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि 1931 में जॉन मार्शल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट है रैम व्हीलर। तो इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। रैम व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा का उत्खनन किया और 1947 में एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी। इसके अलावा रैम व्हीलर ने जॉन मार्शल की खोज की निंदा की। रैम व्हीलर के अनुसार टीले का अध्ययन स्तर विन्यास से करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई में करने से उसकी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लुप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके। इनके बारे में आपको एक बात का ध्यान रखना है। अर्नेस्ट मैके की बुक का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।